इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग का ही बस लास्ट में। चलो, खास बात क्या है तेरे बारे में, कुछ तो होगी। नहीं है कुछ भी खास यार, तो। चलो मैं ही दे देता हूँ तेरा इंट्रोडक्शन। मतलब अश्मित वो बंदा है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पेज का आंसर लिखता है और बाद में पूरे टेस्ट में इसके सिर्फ 1 मार्क्स कटता है, वो भी हैंड राइटिंग का। हाँ ये सही है, हाँ ठीक ये है। सही है। अब सबसे पहले इससे ही शुरुआत कर लेते हैं। हैंड राइटिंग। भाई अभी भी लोगों को यार हैंड राइटिंग से फ़र्क पड़ता है। अब हैंड राइटिंग, अब सब चीज़ें टाइप होती है। बस जब तक ये होमवर्क है कॉलेज तक, उसके बाद लिखने का काम ही कुछ नहीं है। जो राइटर है जिसने बैठ के बुक भी लिखनी है वो भी टाइपिंग करके लिखता है। तो भाई अगर किसी की राइटिंग अगर समझ आ रही है लिख के, तो फिर शीशे जैसी साफ नहीं होनी चाहिए ना वो। क्या ऑब्सेशन है राइटिंग के साथ। हैंड राइटिंग ऐसी है ना भाई, जैसे कि स्टार्टिंग से ये मन में रखा हुआ है कि भाई कुछ लोग की जो स्टार्टिंग से जो होती है ना लेटर्स लिखने का, कुछ की डिफरेंस हो जाती है। नहीं धीरे नहीं। बचपन से बोलते रहते हैं कि भाई हाँ हाँ। तेरी सही नहीं है, तेरी सही नहीं है। फिर हम्म। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई क्या करना है हैंड राइटिंग का। फिर हम्म जो टीचरें होते हैं ना बचपन से, उनको आदत हो जाती है कि भाई इस बच्चे की हैंड राइटिंग ऐसी, तो टीचर भी दे ही देता है मार्क्स। पर हम्म प्रॉब्लम तब होती है जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। हम्म। तब होता है एग्जामिनर को यार, फिर उस टाइम हैंड राइटिंग अगर उसको समझ नहीं आई तो उसके बाद वो मतलब कम मार्क्स मिल जाते हैं। तो हैंड राइटिंग का तो है, इम्पोर्टेंस तो है। बट कुछ लोग के मतलब ये रहता है कि भाई रीचेकिंग करा लेंगे, कोई यार बात नहीं है। यार एग्जाम भी कितने ही दे मतलब देगा तू। भाई बोर्ड के एग्जाम देगा, बाद में तो एग्जाम भी वो गोले लगाने वाले होते हैं। 4 ऑप्शन है, जो सही है उसमें गोला लगा दो। अगर बोर्ड में इतनी मतलब आंखों को अच्छी लगने वाली हैंड राइटिंग चाहिए, तो उसमें भी टाइपिंग ही करवा लो बच्चों से, आगे थोड़ी सीख भी जाएंगे। हाँ यही है। तो कुछ लोग के होते हैं ना जिसकी खुद को खुद की राइटिंग समझ नहीं आ जाती है, तो वो हम्म गलत होते हैं। जैसे अब मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर लेता हूँ। हम्म कुछ की मतलब हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा खराब होती थी, सबकी है ठीक है। तो हम्म अब टीचरों को आदत थी, तो अब जब बोर्ड हुआ सबके गंदे गंदे मार्क्स आ गए। तब हम्म हम मन ही मन सोच रहे कि भाई हमारी नॉलेज थी ठीक है, हम्म हमें नॉलेज उतनी ही थी जितनी हम्म हमने लिखी। हम्म बट प्रॉब्लम हो गई हैंड राइटिंग में। जबकि अगर हम टाइपिंग करें या फिर मान लो कि हम पढ़ते हुए सुना रहे, हम अगर ऑरली पूछ देते तो हमारा नॉलेज अच्छा हो जाता। पर हम्म। दिखाने में, किसी को दिखाना है कि भाई हाँ मेरी राइटिंग ये, तब उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर हैंड एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया कि वो कंटेंट लिखा क्या है। यार इससे तो फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए ना। दिखाएगा कब तक तू कि मैंने क्या सोचा है उसको देखो। मेरी हैंड राइटिंग से हाँ देखो। वो होता है टीचर सिर्फ लोग स्कूल है में। ना, चल बोल। मतलब जैसे कि अब सब यही बोलते हैं कि भाई हमारे को हमारी राइटिंग समझ आती है, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे उसके को आगे नहीं, वो ट्राई भी मतलब नहीं करना चाहते। मतलब अगर राइटिंग समझ, वैसे तो सबको ही आ जाती है, पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ गया। मतलब इतनी हाँ सारी फर्क चीज़ें नहीं करने पड़ना को, चाहिए ना, वही है। इतनी हमारे सारी को चीज़ें सिर्फ करने को। टाइपिंग वाला ही वो है, बड़े होके मतलब हैंड राइटिंग का इतना बड़ा भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। अब नहीं है, वो ही बोल रहा हूँ क्योंकि अब अब तो। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, हम्म मतलब ऐसा जैसे जैसे अब आगे जनरेशन हो रही है, इतना हम्म। डेवलपमेंट हो रहा है, इस हिसाब से तो अब ऐसा होगा फ्यूचर में कि भाई जब हम लिखेंगे तो वो भी अब लैपटॉप्स में ही होंगे एग्जाम्स भी। अरे वो तो हो होता है एग्ज़ाम। कुछ के मन में कि हम्म मतलब कुछ के मन पॉइंट में होता है कि भी हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि अब हैंड राइटिंग के बारे में तो ये तो पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। तो प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट से कोई देख रहा है तो वहाँ दिखना चाहिए कहीं हैंड राइटिंग। नहीं तो इतनी सारी चीज़ें करने को, हाँ हाँ। ग्राफिक डिज़ाइन, कंप्यूटर में कोडिंग और बाकी म्यूज़िक आर्ट, इतना सब कुछ जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। हैंड राइटिंग, तेरे हाथ कितने स्मूथली चलते, इससे किसको फ़र्क पड़ने वाला है अब। और अगर किसी को फ़र्क भी पड़ रहा है तो वही बेवकूफ़ है। और फ़र्क पड़ने के बाद अगर वो। ये एकदम सही। हम्म क्योंकि अब फ्यूचर है ना, सबको यही डर है कि वही वाली बात कि मार्क्स मेरे गलत आ जाएंगे, जबकि हमें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए मार्क्स के हिसाब से। जैसे कि अब हम ले लेते हैं अभी, जैसे बोर्ड में चल मेरे गंदे आ गए ठीक है, फिफ्थ की मैं बात करता हूँ। हम्म मेरी नॉलेज, मैंने बहुत मेहनत की थी, बट वो गंद मतलब जो एग्जामिनर था उसको समझ ही नहीं आ रहा थी, उसने मेरे को कम दे दी। पर उससे मेरी नॉलेज में खुद को मुझे डिफेक्ट नहीं हुआ, मेरे को हम्म नॉलेज उतनी ही थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना कोई फर्क होना चाहिए। और क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में जितना भी हमारा काम होगा वो तो हैंड राइटिंग से मुझे नहीं लगता कि इतना काम आएगी हैंड राइटिंग। जबकि अब लैपटॉप का जमाना आ चुका है, तो टाइपिंग से सब कुछ हो जाएगा। हम्म। चलो अब उससे हैंड राइटिंग से थोड़ा ऊपर आते हैं। यार तू इतना याद कैसे कर लेता है, इतना मतलब मेहनत करता है इतनी पढ़ने में, कि कोई सीक्रेट निंजा टेक्निक है। सीक्रेट निंजा टेक्निक नहीं, अगर आप किसी चीज को टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे,
तो वैसा हो हम्म। ही नहीं सकता है, बोलते नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब पर कितना हम टाइम, इसको गलत में वे में ले जाए कि भाई तुम चढ़ के दिखा, तू पहाड़ चढ़ के दिखा। नहीं मतलब अगर कितना हम टाइम देता प्रैक्टिस है, करेंगे ना तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सच है ये। कितना टाइम देता है? टाइम वो तो हिसाब नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कभी कंटिन्यूसली उसी टाइम में पढ़ूंगा, हिसाब से कि भाई आज कितना काम दिया, स्कूल के वर्क्स के हिसाब से काम करता हूँ, हम्म। बाकी कोई कंफर्म टाइम नहीं है। मतलब यार जिस हिसाब कभी से कभी 2 घंटा भी हो जाता है, कभी आधा घंटा भी होता है, कभी 10 मिनट भी हो जाता है। जिस हिसाब से तो तेरे टेस्ट होते हैं ना, ऐसा लगता है भाई इतना भी क्या ही पढ़ लेता है, और कुछ करने को नहीं है क्या? मतलब 2 3 4 घंटे से ज़्यादा अगर रोज़ पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम कुछ नहीं चल रहे तो भाई क्या ही पढ़ लेते हो ऐसा तू? नहीं, ये इस बार ऐसा हो गया ना कि हाँ। भाई बच्चों ने ऐसा पढ़ा कि भाई एग्जाम्स एग्जाम्स के 1 2 महीने से पढ़ा, हाँ। लेकिन जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना वो जब स्टार्टिंग हुई स्कूल की, हम्म। तभी से मतलब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। चाहे मैं यार। कम कम पढ़ा, मैंने हाफ हाफ आवर भी दिया, हम्म। मतलब सभी और सब्जेक्ट्स को हाफ हाफ आवर दिया ना, पर ये वो क्लियर था स्टार्टिंग से। पर जब लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा सबको पता था कि भाई घर में ही होने सारे एग्जाम्स, हम्म। तब मेरा ऐसा नहीं था कि भी नहीं, मतलब थोड़ा तो करना ही था मेरा। तब जब लास्ट में वो हुए एनुअल एग्जाम्स, तब उसमें मतलब मेरे को ज्यादा बर्डन नहीं आया और जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया। यार वैसे तो हम सारी सालों में ऐसा करते ही है, इस साल नहीं किया, पर जिस साल करते भी है उस साल भी मतलब इतना तो नहीं होता है, पर चल ठीक है। कि क्या एवरेज क्या है तेरी, कितना टाइम देता है पढ़ने को या फिर ये स्कूल से रिलेटेड चीज़ों को एक दिन में, अगर नॉर्मल स्कूल चल रहा है, एग्ज़ाम थोड़े अभी दूर है और ऐसा? हाँ, कन्फर्म 1 घंटा तो था। बस 1 घंटा? ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा नहीं। बस? पर हाँ, ऐसा ऐसा हो गया था जब लास्ट लास्ट में जब ज्यादा काम हो जाते थे ना, हम्म। तब उसमें हो जाता था कि भाई बिल्कुल ही उठना ही नहीं 4 घंटे, ये भी हो गया था वाह। बीच में। वाह यार, 4 घंटे तक उठना ही पर नहीं। एवरेज अगर लेके तो एवरेज कितनी? 1 घंटा। एक जी, घंटा हाँ 1 घंटा तो पड़ा। वाह यार, एवरेज 1 घंटा, और फिर भी इतना सब याद कर लेता है। वैसे तो शायद मैं भी कर ही लूँगा, पर यार एवरेज 1 घंटा देने में भी लगता है भाई क्या ही कर लेंगे टेस्ट में, 15 की जगह 16 मार्क्स ला के, 15 की जगह 10 भी आ गए वो भी काफ़ी है, उतने में कोई और नई चीज़ सीख लेंगे। हाँ वही बात है ना भाई, जैसे कि अब मैं देता हूँ ना, अभी जो एग्जाम्स हुए ना हमारे, हम्म। सबका ये था कि भाई मतलब बचपन से फ्रेंड्स को देखा ना, वो हम्म। फोकस करते क्वेश्चन आंसर्स पे कि भाई हाँ ये करना है, ये करना है। हम्म। पर मैंने जो इस बार किया ना, मेरे लिए एसएसटी की बात करूं, मैंने इसको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखा। हम्म। इसकी अब हमारे, अब मैं पर्सनली अगर ले जाऊं ना, तो हम्म। जियोग्राफी वाला उसमें इस बार मतलब इतना फोकस नहीं किया था हम्म। किसी बच्चे ने भी, पर मैंने मतलब उससे नॉलेज बहुत गेन किया, बहुत सारे टॉपिक्स लिए, जबकि वो एग्जाम्स में नहीं आए। ये था हम्म। कि एग्जाम्स में नहीं आए, पर उनसे नॉलेज बहुत हो रही थी। मैंने इस बार इस हिसाब से नहीं पढ़ा कि भाई मुझे कुछ आना है, और मतलब इस बार जो मैंने पढ़ा ना 9th में, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ भी आना है, ये मेरा था कि बस नॉलेज लानी है 9th। अब ये कुछ नॉलेज, इतना भी सुना है कि अब ये 9th नॉलेज का भी मतलब क्या है कि नॉलेज के लिए पढ़ना है? नॉलेज के लिए पढ़ने मतलब क्या ऐसा खास होता है नॉलेज के लिए पढ़ने में? क्या ऐसा खास नॉलेज के तरीका लिए होता है हाँ मतलब और कैसी ऐसी एग्जीक्यूशन होती जैसे है? कि हाँ बोल। हाँ मतलब अब देखते ना, अब बच्चों को खुद अपने आप से पूछना चाहिए हम्म। कि भाई आप चीटिंग क्यों करते हैं। एक बार अगर मैं एक बार बात करूं, बच्चे चीटिंग क्यों करते हैं, हम भी अपने से खुद से पूछे, अगर हमने पहले चीटिंग क्यों की, सिंपल आंसर निकलेगा हमारे को मार्क्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। हम्म। हम्म। मार्क्स के लिए अब ग्रेडिंग सिस्टम से फर्क पड़ गया कि भाई हाँ मार्क्स चाहिए तो हमारे को चीटिंग करनी पड़ जाएगी। हम्म। बट अगर बंदा ऐसा पढ़ेगा कि भाई हाँ मुझे फ्यूचर में ये काम आएगा, जैसे कि अब मैं हाँ बात हाँ करूं मतलब जियोग्राफी में, मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जिसके बारे में मेरे हो सकता है कि बाकी फ्रेंड्स को पता भी ना हो कि भाई ऐसा भी होता है, वो पर तो मुझे है। हाँ मुझे पता है कि हाँ मुझे खुद से कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने इस साल मतलब बहुत मेहनत की, मेरे को जो एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आए वो भी मतलब मेरे को आते थे। मतलब उसका तरीका क्या है मतलब नॉलेज के लिए पढ़ने का तरीका, कि मार्क्स को, मैं मार्क्स के बारे में मेरे को टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ता हूँ, मतलब ये बोलते तो काफ़ी लोग हैं, नॉलेज पर के लिए पढ़ने का इसका स्पेसिफिक मतलब इसका। नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है हम्म। तो आप ये सब छोड़ दो कि भाई मेरे को मार्क्स लाने, ये आप भूल ही जाओ कि भाई मेरे को अच्छे मार्क्स। अब ऐसा नहीं कि पासिंग ना हो, पास हो, मतलब इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि पास हो जाए, बट अब ऐसा नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल ही कि भाई क्वेश्चन आंसर रटो रटो, मुझे फर्स्ट आना है सेकंड आना है, इस हिसाब से नहीं पढ़ना है। वो भूल जाओ कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि बोला जाता है कि भाई जितने भी आज तक, जरूरी नहीं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए क्लास में इतने सालों से, जो टॉप 10 में आए वही फ्यूचर में सक्सेस होंगे। हमारे को मतलब ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसी मन में सोच ऐसी रखनी है कि भाई मैं जितनी नॉलेज ले रहा हूँ 1 साल में, ये मुझे 2 साल बाद भी याद रहे, ताकि ये मेरे फ्यूचर में काम आए। और जिस दिन हम लोग मतलब ये सोचने लग जाए ना, इंडिया का हर बच्चा, ये मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है,
उस दिन इंडिया का मतलब जो लेवल होगा वो अमेरिका से ऊंचा चला जाएगा। मतलब ना देख लो, जो स्कूल की किताब है उसमें ऐसी, पहली बात तो ऐसी ज़्यादातर चीज़ें है ही नहीं जो फ्यूचर में हमारी असली में काम आने वाली। कितने 1 या 2 सब्जेक्ट वही आगे तूने चुनने हैं, उसके आगे किसी फील्ड में काम करेगा। हो सकता है कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हो उसमें से किसी भी सब्जेक्ट की फील्ड तू ना चुने, कुछ अलग ही पढ़ ले या फिर कुछ अलग ही कर रहा हो। तो फिर अगर अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ कि मेरे को नॉलेज चाहिए, मेरे को एग्ज़ाम से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से सिर्फ स्कूल की किताबों को एकदम चाट लेना, उसमें वो एक टाइम का उतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं है। स्कूल की किताबों से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें कई और जगहों से ऐसी नॉलेज मिल सकती है, और काफ़ी आसानी से और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से। तो अगर हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, यही था कि भाई हम या चार्ट ही लेते पूरी पूरी बुक्स को साल भर। अगर मैं किसी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आने वाले बच्चे से पूछ लूं भाई तूने इस साल में, अगर मतलब यही होता है कि भाई जनरली अभी तो चलो अगर मैं गांव के बच्चों की बात करूँ ना, वैसे जनरली नहीं है ये, पर फिर भी एक बार फोकस, जिस मैंने अपना वातावरण देखा है वहां फोकस किया ना, बच्चे वही पढ़ते हैं जो टीचरें बताएंगे, क्वेश्चन आंसर ही रटेंगे, वही करेंगे। उनको ये कॉन्सेप्ट से याद नहीं होती कि भाई ये क्यों होता है। खास या मेजर लीजिए मैथ्स और फिजिक्स, बच्चे डरते क्यों मैथ्स को, क्योंकि ये होता है ना, उन्हें रट लिया कि भाई ये ऐसे होता है, ये होता है, और ये इनको रटने को उनको बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा करे कि भाई ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से करे कि मुझे एक दिन में इतना क्वेश्चन करना है, तो उसको हो जाएगा कि भाई हाँ ये अब ये इजी हो जाएगा। और जो मेजरली ये है कि भाई सब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं बनना है। जैसे कि अब किसी को बनना है किसी को डॉक्टर ही बनना है, तो अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइंस ही पढ़े, वो कुछ और ही पढ़ सकता है। अभी हमारी जो बुक्स आई इस बार बुक्स मानता, मतलब ये है कि भाई हमारी जो बुक्स से जो कंटेंट होते हैं ना वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, पर फिर भी अगर हम बिल्कुल तरीके से, अगर हम खुद से पूछते ना कि भाई हमने पूरी साल भर हमने कितनी बुक्स पढ़ेंगे, हम 5 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी के, चलो 4 बुक्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है 9th में। तो अब आप खुद से पूछ, आपको इस 4 बुक्स का ना, एक पूरे साल भर में एक ही सब्जेक्ट के 4 बुक में से आपको एक बुक भी आपको कंप्लीट है नहीं है, मन से तब खुद को पता है कि नहीं है, आप बिल्कुल डीप जाओ ना, छुट्टियां होती है कभी ना कभी, उसको डीप पढ़ने का कोशिश करना पड़ता है कि भाई हाँ ये कॉन्सेप्ट हो जाए। और जिस मतलब एक बार फोकस करना, कभी भी आप खुद सेल्फ पढ़ाई करते हो अपनी बुक से पढ़ो, मतलब एक बार खुद तो देखो। हम लोग जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं खुद की बुक पढ़ी नहीं कि दूसरी बुक पे चले जाए, जैसे मैंने फोकस किया, मैंने बाहर से कुछ भी किताब नहीं ली आज तक, तो यानी कि 2-3 किताब से मैंने आज तक बाहर पढ़ी ही नहीं है। मैं वही पढ़ता हूँ मतलब जो बुक्स में, पर मैं अंदर से कॉन्सेप्ट्स निकाल चलो चलो चलो, ये मेजर कॉन्सेप्ट है, भले आए ना आए एग्जाम्स। चलो अब इसको शुरू से शुरू करते हैं। मैं कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट ही सुन रहा था, कुछ ऐसा था उसका टॉपिक कि रीपॉपुलराइजिंग साइंस एंड फिज़िक्स, और कुछ ऐसा ही कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि स्कूल में तो कई लोगों को जब साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या बकवास चीज़ है ये, इतना कौन पढ़ेगा, या फिर ये इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। पर जब बाद में जाके जब खुद से एक्सप्लोर करते हैं उस फील्ड में तो इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें एक थ्योरी थी उसकी, रुको सुन लो, उसकी एक थ्योरी थी, वो इसको जोड़ रहा था लैंग्वेज की तरह। लैंग्वेज कैसे सीखते हैं बच्चे, उस तरीके से कि पहले बच्चे बोलना सीखते हैं, फिर हम जैसे वो बोलता है 100, तो हमने लाइन मार दी ऐसे ऐसे, इसको एस बोल दिया, मतलब ये गोल गोल लाइन है, अब इसकी साउंड होगी एस, तो अब जब भी ये दिखेगा तो हमारे दिमाग में आएगा एस। पहले हमने बोलना सीखा, बोलना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके लिए हमारी बॉडी उस तरीके से डिज़ाइन है। फिर हमने उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर एक रूल लगाया कि ऐसी ऐसी लाइन है, इसको एस बोलना है, और उस रूल से हमारी बायोलॉजी से हम एक्सटेंड हो पाए कि हम जितनी चीज़ हम पहले कर सकते थे उससे कुछ अब अलग तरीके के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। मतलब वो एक बायोलॉजी का एक्सटेंडिंग आर्म जैसी है, जो भी रूल्स हम बनाते हैं। जैसे लैंग्वेज में हो गया राइटिंग कि ये डंडा एस है, ये आई टी हो गया, जो भी है। फिर बायोलॉजी है बोलना, फिर उसको लिखने में रूल लगा के उसको रिटन फॉर्म में या फिर सब फॉर्म में बना दिया आगे। और स्कूल में क्या होता है, जब हम असली लाइफ में कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो उसका होता है पहले कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि हम बायोलॉजिकल तरीके से कैसे हमारी मदद करने वाला है। कि मैं रोज़ खाना खाता हूँ, फिर और मैं कोई आजकल स्पेशल चीज़ खा रहा हूँ, तब से मेरा मतलब कि तब से मेरी एनर्जी बढ़ गई। मान लो मैंने आज
अचानक से मेरा कॉफ़ी पीने का मन हुआ और कॉफ़ी पीने के बाद मतलब उजाला सा हो गया आंखों में, कैसे हुआ? पहले कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद कुछ कुछ रूल्स है कि कैफीन से कम मतलब वो जो थकान होती है वो मास्क हो जाती है, फिर जो भी है वो सब हमने रूल पढ़ लिए। उसके बाद पहले कॉन्टेक्स्ट देखा और बाद में उसके जो रूल्स थे, मन किया तो पढ़ा, नहीं किया तो रूल्स पढ़ने समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बस देख लिया ऊपर ऊपर से कि ऐसे ऐसे ऐसा सिस्टम चल रहा है इसके साथ। और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में किसी भी नोटबुक में देख लो क्या होता है, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो बच्चे क्या ढूंढते नोटबुक में, वो वाला टेबल काम बनाया था, वो केमिस्ट्री का टेबल या फिर जो भी है रूल्स, इसका फॉर्मूला क्या है। पर हमारी बायोलॉजी बनी है पहले कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए और बाद में अगर ज़रूरत पड़े, अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसमें रूल ढूंढने के लिए। पर जिस हिसाब से हमारे को पढ़ाते हैं वह रूल बता देंगे और कॉन्टेक्स्ट अगर खुद ढूंढना है तो ढूंढ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर रूल से आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो तो क्या वो सच में उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है भी? मतलब कि अगर आपका एक साइंस का टेस्ट है, एक इंग्लिश का टेस्ट है, आपको आपको वही चीज़ अच्छी लगती है जिसको करने में आप अच्छे हो, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर और साइंस के क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर चांसेस है कि अगर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर में अच्छे मार्क्स आया, आपने पढ़ा था, तो आपने साइंस का भी पढ़ा ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर एक में बहुत अच्छा है एक में ख़राब आए, हो सकता है, पर ज़्यादातर चांसेस है कि या तो दोनों में ही अच्छे आएंगे या दोनों में ही ख़राब आएंगे, क्योंकि दोनों को पढ़ने के तरीके में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि दोनों चलते हैं रूल्स के हिसाब से। और रूल्स है तो सेम ही तरीके के हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में, पर बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट अलग है। पर हम शुरुआत करते हैं रूल से, हायरार्की उल्टी है। असली लाइफ में पहले कॉन्टेक्स्ट होगा, अगर किसी को रूल समझने तो समझो, नहीं तो भाड़ में जाए। और स्कूल में पहले रूल्स सारे याद कर लो हर चीज़ के, और कॉन्टेक्स्ट समझना है तो समझो, नहीं तो भाड़ में जाए। तो फिर ऐसे सिस्टम में कोई कैसे ही फ्यूचर के लिए कुछ समझे, कोई कैसे ही अपना इंटरेस्ट ढूंढे और कोई कैसे ही इसको आगे अप्लाई करना सीखे, क्या लगता है? ये जो रूल और ये जो कॉन्टेक्स्ट थ्योरी थी ये बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि अब मेरे हिसाब से ना पहले हमारे को क्या करना चाहिए, जो भी हम चीज पढ़ रहे उसका पहले बिना रूल भी पहले रूल समझाने से पहले उसको एक बार एग्जाम्पल से बताओ पहले है क्या, फिर उसके बाद रूल बताकर उसको कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ले जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि पहले बचपन में क्या, बचपन से मतलब ये होता है कुछ का, ये होता है फिजिक्स वगैरह, ये जो है ये समझ ही नहीं आता है। ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको मार्क्स के हिसाब से ले लेते हैं। बच्चे सोचते कि भाई ये बर्डन है, ये नहीं करना है, बस नहीं करना है, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, सब्जेक्ट्स इतने सारे होते हैं वही वाली बात है कि किसी एक इंजीनियर को अब हम कुछ और सिखा सकते हैं, उसका जो सब्जेक्ट है मेजर मैथ्स होता है जनरली, तो अब हम उसको बाकी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश भी थोप देते हैं, तो अब वो उनको भी डील करता है एक साथ, तो उस बच्चे को ठीक से टाइम नहीं मिल पाता है। तो अब बड़े हो जाते हैं, जब हमारा जो फोकस बढ़ जाता है एक ही सब्जेक्ट्स पर। अब जैसे किसी को नीट निकालना है तो अब फिजिक्स होगा, वो बच्चा क्या करता है, वो फिजिक्स पढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब अब उसकी वो नेसेसिटी बन चुकी है, अब मुझे वो निकालना ही है, तब उस पर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है कि अब करना ही होगा। वरना पहले क्या होता था कि भाई हम लोग एक बार देखा था, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हम स्कूल हो रहे कि भाई पास हो रहे हैं, हम ये मतलब एक हिसाब से हम एक ही बात है, हमारे बस पास होना यही है हमारा, जल्दी कुछ का होता है मुझे फर्स्ट आने, ये वाला है। बट आप एक बार खुद से पूछो कि आप जनरली उसकी जो नॉलेज है उसको गेन कर रहे हो, जबकि मतलब ऐसा मैं मान नहीं सकता कि ऐसा पर्सन हो जो उसको ढंग से जो उसकी जो नॉलेज है ना अंदर की उसको गेन कर रहा हो। प्रॉब्लम की बड़े हो के हमारा जो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस हो जाता है, फिर वो करे फिर वो हमारे को हर सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, फिर वो करे कैसे सारे सब्जेक्ट। उसमें आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा होना है उसका फॉर्मूला तो एक ही जैसा है, मेहनत करो, समझो, समझना भी थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा बस याद कर लो। किसी भी सब्जेक्ट में रूल्स ही है, या तो क्वेश्चन आंसर है या तो रूल्स है, याद कर लो। तो फिर इंटरेस्ट का पता भी कैसे चले किसको, शुरू कैसे करे, इंटरेस्ट शुरू कहाँ से करे? यही देखना है कि भाई पहले अब यही देखना है, आप स्टार्टिंग में आप ये देख लो ना, आप जिस लेवल में हम 9th 10th प्लस 1 प्लस 2 इसमें हमारे को ये देखना है कि भाई हमारा पहले इंटरेस्ट किस में जा रहा है। इंटरेस्ट मतलब ये, अब मैं इंग्लिश भी लूँ ना, अगर मैं मेरा फोकस है साइंस में, चलो मैं साइंस में हूँ, मुझे साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ही मतलब टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं मैथ लेता हूँ मुझे उसमें ही ध्यान देना पड़ेगा, मैं हिंदी भी लूँ उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। फर्क बस ये कि आपको किस में मजा आ रहा है,
इसमें अब अच्छा लग रहा है आपको, क्या मतलब जिसमें आपको बर्डन फ्री लगा है, अब मतलब ऐसा नहीं वही कि ये बर्डन है मेरे ऊपर, अब वही है ना, लेकिन देख आपको लो, अच्छा लग रहा हो। देख लो सारी चीज़ों को आपको उसमें अच्छा होना है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल और उसको आसान बनाने का तरीका, उसमें अच्छा होने का तरीका एक ही जैसा है लगभग। तो आपको अच्छी कौन सी चीज़ लगेगी जिसके बारे में आपने बचपन से ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है। अगर आप हर चीज़ में ही अच्छे हो ये है। तो फिर आप आपके साइंस में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, आपके हिस्ट्री में भी आते हैं, और सब हर चीज़ में अच्छे आते हैं। और आप कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूज्ड होना ज़्यादा मुश्किल है नहीं जिस हिसाब से आप अभी तक पढ़ रहे हो, मतलब जिस हिसाब से हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से कंफ्यूज्ड होना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली कंफ्यूजन होगा ही होगा हर किसी को, क्योंकि मतलब रूल बेस्ड वो बता दिया सब कुछ। तो आप आप लोगे क्या जो जिसके बारे में आपने ज़्यादा अच्छी बातें सुनी, क्योंकि अच्छे तो आप सभी में हो, आसान आपको सभी लगते हैं। तो फिर आप चुन लोगे वही जिसके बारे में आपने अच्छी बातें यही सुनी हुई है। आजकल के जितने भी यंगस्टर है सर, यही इसका इनका क्वेश्चन है कि भाई बचपन से अब किसी क्लास में 20-30 बच्चे, अब वो उसमें नॉन स्टॉप फर्स्ट आ रहे, तो उसके हर मार्क्स में अच्छे मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे, तो अब वो यही जनरल सोचेगा डॉक्टर इंजीनियर, मतलब उसके मैथ्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से मेंटल जो स्टेबिलिटी उसकी ऐसी बना दी कि भाई हाँ, हम्म अगर तू साइंस लेगा, तू मैथ्स लेगा, इसी में तेरा फ्यूचर है, तू हम्म ये सब्जेक्ट लेगा इसमें, वरना तू बाकी तू ड्राइंग लेगा, तू आर्टिस्ट करेगा, इसमें तेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। हम्म अब देखा जाए ना, अब जैसे कि आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चों पर कोई बर्डन नहीं डालते, हम्म जब ये पूरा झूठ है। बर्डन डालने का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोलते कि तू कुछ भी चुन ले, मतलब ये होता है कि भाई हमने बचपन से उनको ये बता के रखा हुआ है कि भाई मतलब तुझे ऐसा होता ये है ना, करना है, तुझे ऐसा होता साइंस है, करेगा, ये बचपन से बन चुकी। ऐसा होता है कि देख ले वो शर्मा जी के अंकल का लड़का चाइना से डॉक्टर बन के आया है, बर्डन कोई नहीं है, तूने जो करना है वो कर ले, वही पर वो डॉक्टर बन के आ गया, देख ले वो उसको। हाँ, जबकि बता रहे भी ना इनडायरेक्टली वो वही कर रहे हैं। अब मैं अपनी पेरेंट्स की छोड़ो परे, आस पास के लोग, मतलब अपने रिलेटिव्स तो आज के जमाने में बहुत होते हैं, अब वो बोलते ये वो ऐसा कर रहा है, तो बचपन से हमने सुन लिया है कि भाई हाँ, डॉक्टर बनना है, मतलब इंजीनियरिंग करनी है, इसी में हमारा स्कोप है, बाकी जितने भी स्कोप है बाकी सब बंद कर दिए। और हम्म संदीप जी ने एक बात कही थी कि भाई ये जो हमारा जो दिमाग है ना, ये वही करता है जितना हम इसको यूज कर पाते हैं। जैसे कि मैंने मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बचपन से थी, तो मतलब अभी भी थोड़ी बहुत वही है कि बचपन से यही सुना है कि भाई डॉक्टर बन जा, तो बस लाइफ सेट है तेरी, तो बचपन से मतलब अच्छे मार्क्स थे, अच्छे मार्क्स आए थे, बस कि डॉक्टर। अब ऐसा नहीं कि अब मेरे को किसी ने ऐसा बोला कि भाई हाँ डॉक्टर ही बनना है, तो वरना तेरे को घर में नहीं छोड़े, ऐसा नहीं बोला मेरे को किसी ने। मैंने सुना ही ऐसे, मेरी सोसाइटी ऐसी ने, बस जितनी भी सोसाइटी यही बोलती है, तो डॉक्टर बनेगा तो तेरे को ये होगा, तू ये होगा। अब स्टेबिलिटी से क्या, बस डॉक्टर ही बनना है, चाहे मैं जो भी करूँ, अब मैं चाहे उसको रटूं, चाहे मैं जो भी करूं, जबकि मेरा नॉलेज वही है, और मतलब पहले भी गधा था, अभी भी गधा रहूंगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो अब मेंटल स्टेबिलिटी ये है कि भाई अब मेरा जो दिमागी इस पे कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। अगर मैं अब देखा जाए तो ये एक नौकरी है, एक ऐसी नौकरी जिसमें 60-70 हजार, मतलब इस हिसाब से चलेगा। पर अगर मैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि भाई क्यों, इसके अलावा भी, अब बोलते हैं ना डॉक्टर बहुत अच्छी नौकरी है, डॉक्टरी जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे वो यही करते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, क्यों करते हैं वो ऐसा, उनकी स्टेबिलिटी ऐसी बन चुकी है। अब इसमें भी अब प्रॉब्लम है ऐसा ना, ये जरूरी नहीं है कि अब इसमें भी प्रॉब्लम है, देख लो लोग सोसाइटल नॉर्म्स में पढ़ते कब है कि जो आसपास वाले लोग बोल रहे हैं उसकी तरफ लोग आकर्षित होते कब है, जब कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूज्ड होना तो पहले ही इस सिस्टम में काफ़ी आसान है, तो आप पहले से ही कंफ्यूज्ड हो, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे भी तो बोलोगे और क्या करूं, बाकी ये सब तो मैं पहले से ही देख चुका हूं, इसमें अच्छा तो हूं पर शायद इसमें उतने चांसेस नहीं है जितने इस चीज़ में है, तो फिर इसको ही कर लेता हाँ, हूँ। यही देखना है हमें। जैसे कि हमारी मतलब लोकल यही बोलते कि टैलेंट किस में है, तेरा टैलेंट है किस में। अब कोई डॉक्टर, अब किसी भी डॉक्टर से पूछ लो कि बचपन में आप में ऐसा क्या था कि भाई आप डॉक्टर बन गए, अब वो ऐसा थोड़ी बोला कि मेरे को बचपन से किसी का सर्जरी करने का मतलब मन था, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने अब ऐसा नहीं है कि भाई अब टैलेंट का मतलब ही मेरे हिसाब से वर्ड ही गलत है, वर्ड होना चाहिए इंटरेस्ट, जिसको देखकर आपको अब अच्छा लगे, इंटरेस्ट भी वही है ना, देखे कि भाई हाँ ये अच्छी नौकरी, ये मेरे तो एकदम परफेक्ट है, मुझे यही करना है। इंटरेस्ट भी वही है ना, एक बार बिना किसी बार सोचने मतलब ऐसा होता है ना कि ये जो चीज़ें होती है इंटरेस्ट पैशन ये सब कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ्स है, ये रिवील ट्रूथ्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से डकार आई म्यूज़िक, ऐसा नहीं होता, ये
बचपन में कहीं एक बार म्यूजिक सुन लिया था, फिर मेरे को मेरे मम्मी पापा ने गिटार दे दिया, फिर मैंने बजाना सीख लिया, अब मैं अच्छे से बजा लेता हूँ, अब मैंने एक दो बार परफॉर्म भी कर लिया, अब लोग भी तारीफ करते हैं तो मैं म्यूजिक में ही चले आता हूँ। या फिर मेरे ये अंकल या मेरे ये भैया साइंस पढ़ के बड़ी अच्छी नौकरी में है, या सीए है, या फिर जो भी है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बिल्डअप होके उस हिसाब से बाद में हम खुद से चुन लेते हैं कि ये इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, या फिर इसमें मेरा टैलेंट है, या फिर पैशन है, या फिर जो भी है। ऐसा नहीं होता एक दिन कि बचपन से ही हम किसी चीज़ के लिए बने हुए हैं, वो अंदर दबी हुई हाँ है और एक दिन ऐसा वही कुछ हाँ जादू होगा और तबाही मच जाएगी। ऐसा ऐसा नहीं होता। फिर हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता। फिर इसमें ये फिर ये थ्योरी भी गलत हो जाती कि इंटरेस्ट और वो वाली बात, इंटरेस्ट और टैलेंट, ये यू भी लाइक वट यू आर गुड एट। ये दिमाग का एक मैकेनिज्म होता है, ये आपको ताकि ट्रिक करने में कि लोग आपकी अच्छाई करें। अब जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छाई मिलेगी उसी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट जाएगा, और हाँ, अच्छाई उसमें ये मतलब ये मिलेगी। जो आपने बोला जो एग्जाम्पल दिया कि भाई मतलब हमारे को बचपन से ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ मैं इसी चीज में अच्छा था, हमें वो प्रैक्टिस करेंगे ना सर हम्म। तभी वो होएगा। मेरा मतलब इंटरेस्ट से ये मतलब नहीं कि भाई मेरे को बचपन से किसी का सर्जरी करने का शौक है, मुझे खून निकालना है, मैंने किसी का मर्डर कर देना है, मेरा ये शौक नहीं है। मेरे शौक से मतलब ये था, मेरा इंटरेस्ट से मतलब ये है कि भाई जिस चीज को देखकर आपको अच्छा लगे, वही जिस होता है चीज को ना, आप अपने ऊपर बर्डन ना समझे। वही होता है ना कि लोग क्या बड़े पता बड़े मेरे को पहले। साइंटिस्ट बनकर भी नौकरी छोड़ देते, डॉक्टर बन के भी अपनी नौकरी छोड़ देते, चाहे मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है वो करके, कोई फायदा क्या ही नहीं है। पता। सुबह मशीन की तरह उठ रहे, सुबह जा रहे फिर आ रहे, तो हम्म। उनको कोई फायदा ही नहीं है, उनको मतलब जिंदगी में अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म। अगर मेरा बचपन से एक टारगेट था मुझे डॉक्टर करना है, मुझे इंजीनियर करना है, अब ऐसा नहीं कि सोसाइटी की वजह से हो, वो आपका खुद का इंटर मतलब ये होना चाहिए कि मन में हाँ मुझे देखकर अच्छा लगता है, और मतलब पहले से ही आप सोच लो 9th 10th प्लस 1 की भाई हाँ ये देख के मैं अब ये मेरा फेवरेट मतलब यही है, मैं मेरे को जिंदगी में यही करना है, तब वो आपको इस लाइन में मतलब जाने का है। वो कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि इसमें ही मेरा इंटरेस्ट है, यही करना है आगे, और मैं मतलब मज़ा आ गया करके जो भी, कैसे पहली ढूंढे। बात ये है कि भाई आप सोसाइटी को भाड़ में जाओ, सोसाइटी भाड़ में जाए, मतलब पहली बात यार ये है। वही बात है गुरु ना। सर ने बोला था कि भाई यू यू जो दूसरे बोलेंगे उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। फीडबैक, अगर आप फीडबैक लेना पूरे तरीके से कि जो भी बोले भाड़ में जाओ, उस वो होता है नार्सिसिज्म कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तू जो भी सोचे भाड़ में जा, मेरे लिए तो मैं भगवान हूँ। फिर वही बात होगी ना। सर इसमें मतलब ये है ना सर, जैसे कि अब मैं सोसाइटी का मतलब ये है, जैसे कि पहली बात जितने भी अरे परे के लोग हैं, जैसे हमारा शर्मा जी है जो हम्म। भी ये बोलेगा कि हम्म। भाई ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, आप इनको इग्नोर करो। हम्म। हमारे को ऐसा नहीं है, आप देखो ना, आप कोई हमारे को सपना तो नहीं है जैसे कि हम गाना गाने में सबको यही बोलते हैं कि भाई शौक, अगर कोई बाथरूम के अंदर गाना गा रहे हैं हमें बड़ी अच्छी लगती है यार, जबकि हम्म। बाहर से जूते पड़ रहे होते, हम्म। तो हमारे को क्या करना है, एक बार पूछना है, जैसे कि अब मेरे को गाना गाने का शौक मान लो है, तो हम्म। हम मेरे को सोसाइटी चाहे मतलब बाहर की जो शर्मा जी वगैरह ही हो गए, उनको मतलब वो चाहे जो वो बोले चाहे जो भी बोले, मुझे उनका इग्नोर मारना है, मुझे इग्नोर उनको नहीं मारना है। जैसे हो गए मेरे फ्रेंड्स हो गए जो मेरे बिल्कुल ही क्लोज रिलेटिव्स है, उन वो जो मेरे को लगता है कि ये सही बता सकते हैं, हम्म। उनके अकॉर्डिंग मतलब इनकी बातों को हमारे को सीरियस लेना है। हम्म। हम्म। यही है मतलब इस जो बात है इसका मतलब ये था कि भाई इनको हमारे को मतलब बाहर में सोसाइटी मतलब उनमें आती है जो बाहर के लोग हो, अपने जो बिल्कुल ही क्लोज फ्रेंड्स हो, जो बिल्कुल ही बचपन से सच बोलते हैं। जैसे कि बचपन से मेरे हर फ्रेंड ने ये बोला कि भाई तेरी राइटिंग गलत, मतलब कईयों ने बोला कि भाई हैंड तेरी गलत है, हैंड राइटिंग तेरी गलत है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, बाहर में जा। जबकि जो मेरा जो क्लोज फ्रेंड हो ना यही बोलता है तेरी सुधर जाएगी राइटिंग, तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, रीचेकिंग होती है, मतलब थोड़ा सपोर्ट भी करेगा और पर ये बताएगा कि हाँ ये सही नहीं मैं है। तो ये बोलता हूँ राइटिंग भाड़ में जाए और चीज़ों में ध्यान लगाए, ये बकवास चीज़ है। हाँ ये बहुत बकवास है। अब मैं यूट्यूब में सर्च मारूं हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग, अब सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है अगर तेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तेरे गए बहुत मार्क्स। अब मेरी नॉलेज अब ऐसी हो चुकी ना कि जैसे अब जिस एज में हमें भाई भाड़ में जाए, मेरा नॉलेज तो वही रहेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्क्स, मतलब राइटिंग से भाड़ में जैसी है तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स ने बोला था कि भाई मतलब अब पूरा तो याद नहीं है कि भाई उन्होंने कितने महीने मतलब उनको एक दिन गिटार बजाते हुए देख लिया उन्होंने किसी को, जब वो मतलब ठीक थे, मतलब फिजिकली ठीक थे, तो उन्होंने शौक आ कि भाई हाँ, पर मतलब कंफर्म शौक था दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें, तो उन्होंने उनके पीछे उन्होंने 4-5 मतलब कितने तो महीने लगा दिए, वेस्ट कर दिए, इतने घंटे घंटे काम करते थे। तो अब स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि अगर मैंने इतना टाइम ना अपनी मतलब अपनी जो नॉलेज को दिया तो मैं आज इससे भी ज्यादा बड़ी पोजीशन पे होता, इससे भी ज्यादा मेरे को नॉलेज होता। इसलिए उन्होंने बोला कि फालतू चीजों पे तुम वेस्ट ही मत करो, फालतू चीजों में हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। मेरी नॉलेज जाए भाड़ में, मतलब मेरी जो हैंड राइटिंग है ना वो भाड़ में जाए,
नॉलेज पे अपने बढ़ाओ। क्योंकि हम बोलते हैं ना, इस दुनिया में इतनी बात है, जो पर्सन ये सोचता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, वो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है, उसे कुछ पता ही नहीं। सच बात ये, मैं ना अगर अपने 1 साल से ही पढ़ना शुरू करूँ, तो जब से मुझे पढ़ना आता है और मैं अपनी मौत तक पढ़ता हूँ ना, तब भी मैं बिल्कुल 1% छोड़ो, पर 0.001% भी इस जो दुनिया में जितनी नॉलेज है उसको भी कवर अप नहीं करता हूँ। सही बात है। पर इसमें भी फिर वही है ना कि अब सबके दोस्त, जो आपने ये बोला कि सबसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर लोग चुन लो जिन पर आपको भरोसा है, वो जो बोलेंगे उसको सुन लो, यस सर। है ना। तो अब सबके दोस्त और माँ बाप भी फिलोसोफर बन के तो नहीं बैठे हैं, सबके अपने अपने बायस है, वो सब भी सोसाइटी से ही आगे निकले हैं, तो वो भी वही ओपिनियन देंगे, मतलब मोर और लेस उनका भी वही ओपिनियन होगा जो आपके कल्चर में, सोसाइटी में नॉर्मल चल रहा है। तो फिर क्या करें, और सबको ऐसे दोस्त भी नहीं मिलते अच्छे। सर ऐसे फ्रेंड को ढूंढो जो बचपन से आपको जानता हो, ऐसे फ्रेंड्स मतलब ये हमारे को करना है। बाकी मतलब उस सोसाइटी की ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा देखा है, जितने मेरा एक मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जो बचपन से, वो आज तक भी मेरे को वही सलाह देता है, जो मतलब जिस चीज से मेरा वो मन होता है भाई, हाँ वो मतलब उसका जो माइंड सेट है ना वही रहेगा। चाहे सोसाइटी मुझे, चाहे जो मेरे को सोसाइटी अगर चोर घोषित कर दे ना, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट भी चोर घोषित कर दे, फिर भी अगर मेरे पेरेंट्स भी मान लो कि नहीं, मेरे को पूरा यकीन है कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो बिल्कुल नहीं मानेगा। पर सबके पास ऐसे फ्रेंड नहीं होते ना, ये तो हो गई हजारों में एक बात, किसी के पास होगा ऐसा कोई बचपन से चिपका हुआ है। हाँ, अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर देना वो लोग अपने। कैसे टेस्ट? इंडियन आइडल मतलब सिंगिंग करना है तो इंडियन आइडल में चले जाओ, ऑडिशन देख लो, तब वो भी तो सच बोलेगा जब जिस हिसाब से मतलब जिसको सिंगिंग करना है ना सर, और उसका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, सब लकी तो होते नहीं है, फिर ऐसा हो गया ना, वो इंडियन आइडल में चला देंगे, फिर ऐसा होगा ना, जैसे वहाँ के जो जज वैसा तो नहीं पार्टिसिपेट कर डालेंगे। हाँ, ऐसा हो गया ना। चलो आपका म्यूजिक में शौक है, आपके आसपास वाले सब बोल रहे तेरी गधे जैसी आवाज़ है, घर में जाके बैठ जा चुपचाप, पर आपको तो इंटरेस्ट है, तो आप जाओगे किसी बड़े स्टेज पे, वहाँ पे भी जाके आपको बोल दिया गधा ही है तू, निकल यहाँ से, तो फिर आपका तो हो गया ना खत्म, कॉन्फिडेंस हो गया खत्म। फिर पता चल गया, उसके बाद जाओगे डिप्रेशन में कि लोग भी बोलेंगे अरे बताया तो था तेरे को, इतना बेवकूफ़ है तू, समझ नहीं आया। फिर अगली बार जब आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट आएगा तो फिर वही बात याद आएगी, अरे पिछली बार तो ऐसा हुआ था, अब क्या करूं, अब लोगों की बात सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर वही बात आ गई वापस। सर वही बात है, टेस्ट सर ऐसे बार बार गिर के सर, अगर ऐसा तो सब ऐसा तो होगा ना जिंदगी भर। अब वो दूसरे पैशन साथ, जैसे कि अब सिंगिंग से उसका मन हट गया, अब वो कोई और चाहिएगा, चलो अगला भी गलत हो गया, दूसरा तीसरा, सर ऐसा तो टाइम आएगा ना कभी वो सक्सेस हो जाएगा। ऐसा तो इम्पॉसिबल कि वो किसी भी चीज में सक्सेस ना हो। फिर अगर एक बार फेल हो गए तो उसके बाद उठना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अगर उठना मुश्किल सर, वही तो सर, जो उठना सीख जाता है ना सर, वो पूरी दुनिया को उठा देगा सर। कितनी बार उठ जाओगे, और क्या गारंटी, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार उठ के भी बल्ब नहीं बनाया होता तो सब उसको लाते मार के नाले में डाल देते। हमारे पास आज भी लाइट नहीं होती, वही सर, हम मतलब प्रैक्टिस करते रहो जब तक हमें ना सर, एक और सर थॉमस अल्वा एडिसन की है सर, ये पूरी याद नहीं कि भाई कोशिश तब तक करो जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती, तब तक करनी है हमें कोशिश, चाहे तुम्हें मतलब सोसाइटी जो भी बोले, चाहे मतलब जो भी हो, हमें मतलब प्रैक्टिस करती रहनी, कोशिश करते रहने का। ये मेरे हिसाब से परफेक्ट एडवाइस नहीं है, क्योंकि कोशिश भी कब तक ही करते रहोगे, कुछ टाइम बाद तो जब खाने को पेट के लिए होगा नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो उसमें ही कोशिश करते रहो, लोन लेते रहो, दबते रहोगे, बाद में सब लाते मार के निकाल देंगे बाहर। मतलब इसका सल्यूशन जो है वो है मेरे हिसाब से कि प्रैक्टिकलिटी का तीर लेके घूमो, और किसी चीज़ के पीछे प्रैक्टिकलिटी का तीर लेके घूमो, और किसी भी चीज़ के पीछे दीवाने मत हो जाओ। बहुत चीज़ें पड़ी है दुनिया में, लाइट बल्ब बनाना ही आखिरी चीज़ नहीं है। देख लो, अगर थॉमस एडिसन मतलब कहानी है, ऐसे बताई जाती कि 1000 बार फेल हुआ फिर उसने बल्ब बनाया, अगर नहीं बनाया तो 1000 बार के बाद तो उसको सबसे बड़ा बेवकूफ़ बोल रहे थे। 1000 बार एक ही चीज़ कर रहा था, कुछ और कर लेता, क्या पता और किसी चीज़ में तो बढ़िया होता।
एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग हाँ वो चीज़ों के साथ, एक ही मगर चीज़ के साथ चिपकना ज़रूरी नहीं है। से छोड़ा नहीं ना सर, उसने प्रैक्टिस किया, उसने तो लास्ट में उसे सक्सेस भी मिल गई। और जहां तक मतलब जिन जिन के बारे में सुना है सर, हाँ, उन्होंने मतलब इतने बार हारे सर, वो मतलब इतने बार वो गिरे, पर फिर भी लास्ट में एंड में सक्सेस मिल ही गई। सक्सेस मिलने की गारंटी नहीं है ना। क्या अगर आप पूरी हाँ तो ज़िंदगी कैंसर का क्योर ढूंढने में लगा लोगे तो फिर भी चांस है कोई भी कि गारंटी आपकी थोड़ी दे सकती है सर। हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। तो पूरी ज़िंदगी, हाँ नॉट, हाँ है। पूरी ज़िंदगी ये होप करने की जगह कि हाँ मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा, और पूरी ज़िंदगी लोगों से गालियाँ सुन रहे हो और लास्ट में मर गए, किसी को कोई पता नहीं चला। उससे बढ़िया सोच समझ के काम कर लो। अगर समझ आ रहा है कि इसमें मेरी हाँ दाल तो नहीं वही है करने ना, वाली, गलने बचपन वाली, से ही सोच लो कि करना क्या है। नहीं यस सर, वो उसके ही बचपन से सोचा ना सर कि करना क्या है जिंदगी उसके में। उसके वही गलत है, मतलब वही बता रहा हूँ कि हम्म। एक ही चीज़ पर फंस के रहना सही नहीं है। हाँ वो गलत है। हम्म। हाँ सर वही बोला ना सर स्टीफन हॉकिंस की, भाई एक ही चीज, अगर आपको कोई हाँ। चीज नहीं आ रही है ना सर, तो आप हम्म। छोड़ दो उसको, दूसरे पे चले जाओ, वही वाली बात। हम्म। हाँ सही है। स्टीफन हॉकिंस की थी एक ये और लक के थॉट था। लक के बारे में क्या सोचना है आपका? लक, सर लक के बारे में यही है सर कि भाई जो भी ना सर ईश्वर पर सर जो विश्वास रखता है ना सर, हम्म। उसको वही मिलेगा जो उसकी लक के अनुसार है, मतलब उसको वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में है। लक जाए भाड़ में, चलो पर भगवान के जो बारे में पर्सन बता ना दो खुद आप। पे विश्वास करके भगवान के बारे में बता दो आप। ईश्वर है क्या? कर लो पहले इसको डिस्क्राइब, इस टाइप मतलब आपके लिए क्या है? ईश्वर सर। अब छोड़ ये दो सर उनके ना सर ऊपर। हाँ। मानते हैं सर ईश्वर, अब धर्मों के अनुसार है ना सर, कोई मान हिंदू धर्म में बहुदेव है, इस्लाम में एक ही गुरु है, तो मतलब यही है सर, ईश्वर वही है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सर, अब मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, बट उसके अकॉर्डिंग हमारे मतलब ईश्वर। डिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है ना, अब छोड़ तो दिया उनके ऊपर सब कुछ, बाद में पता चला मेरे को तो पता ही नहीं था वो है नहीं कौन। सर मतलब ईश्वर के ऊपर कैसे छोड़ देंगे ना सर, ईश्वर के जो बंदा मतलब बैठ के रहेगा कि भाई हाँ मेरी किस्मत में, बोलते ना सर कि भाई मेरी किस्मत में ये है, हम्म। तो अब वो बंदा एक ही जगह बैठ के रहेगा कि मेरे को एक मेरी किस्मत में ये है, उसको जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो ऐसे मर जाएगा बैठे बैठे, कब तक हम्म। रहेगा भूखे। अब वो ऐसा सोचे मेरी किस्मत में मतलब खाना मिलेगा मुझे अगले दिन, तो ऐसे ही मर जाएगा एक दो हफ्ते में। सर वही बात है ना सर, कर्म करना है सर, फल की चिंता सर ईश्वर देगा। तो फिर भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि कहीं पर कहाँ तक वो भगवान आपकी, का कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे वो आपकी मदद करेगा, या है फिर क्या क्या है जो भी है, क्या पावर्स है? ईश्वर है सर, ऐसे ही बनाया है सर, डराने के लिए बनाया है सर, बाकी तो क्या ही होगा आजकल के। अब हम जनरली बात करें ना सर, जितने भी लोग हैं ना सर, जितने भी हम्म। आज की जितने भी धर्म है सर, हम्म। ये सब बस पैसा ऐंठने के लिए बने हुए हैं। हम्म। बाकी बस खुद पे विश्वास करना है। ईश्वर मतलब है, अब ऐसा भी नहीं सर बिल्कुल ही मान जाओ, बिना ऐसा नाम का कोई चीज नहीं है। हम्म। कोई तो पावर होगी जिसने इस पूरे नेचर को बनाया हो, मतलब वही। किसी इसने बनाया हो कि भाई जैसे कि देखो ना सर, हम्म। धड़कने के लिए मतलब दिल बनाया हुआ है जो पूरा हार्ट को पूरा पंप करता है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कुछ तो होगी, कोई तो चीज होगी, वही बात की मुर्गा वही या फिर अंडा, वही मतलब प्रॉब्लम कोई है तो ना, है। वही तो प्रॉब्लम है ना। जरूरी थोड़ी है कि कोई पर हो ही इनको हो। मतलब गलत जगह वही धर्म जरूरी की आड़ वाला इस और ना वो इट्स थ्योरी कि भाई हमारे को ना खुद पे वो मतलब चालाक लोगों की बातों में आना ही नहीं है, जो जितने भी धर्म है उनको जय भाड़ है, हमारे नहीं। बस खुद पे भरोसा चलो रखना है कि ईश्वर धर्म तो देखो दूर की मतलब बात हो गई। सर धर्म तो 20% उनकी हेल्प करनी है। धर्म तो दूर की बात होगी, यही चीज़ की सब चीज़ किसी ना किसी ने तो बनाई होगी। इसी के साथ प्रॉब्लम है। इट्स टू हार्ड टू इसने तो बनाया सरेंडर होगा। टू द रैंडमनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। यस सर, हाँ सर मैं मतलब जिस चीज को है ना सर, पर्पस ऑफ लाइफ ये है ना कि भाई हमें जो ये ईश्वर है इसको पहचानना है, इसकी मतलब इस पे ये तो स्पिरिचुअल हो गया कुछ ज़्यादा ही। भगवान मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मतलब अभी तक डिस्कवरी नहीं है, जिसने नेचर को बनाया है, हम्म। वही है सर। नेचर को बनाने वाला कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हो, क्या पता खुद से ही बन गया होगा। तभी तो हाँ इतनी ये भी जगह हो हमने सकता है। ढूंढ ली, कहीं पर भी कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ यहीं पर ही एक ही जगह पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई है। ऐसा भी नहीं कि हर दूसरे कदम पे हो रहा है, हो सकता है हाँ ये वाला चांद से ही पॉसिबिलिटी, हो गया होगा। पर मैं मानता हूँ कि हाँ कोई है, गॉड है।
फिर ये वही होगी ना टेलियोलॉजिकल अप्रोच और एल्गोरिदमिक अप्रोच की, ऊपर से कोई देख हाँ रहा है, मतलब जो एंड प्रूफ गोल नहीं है है, इस चीज का। उसके हाँ लिए सारा काम हो रहा है, कोई चला रहा है पूरी लाइन ऊपर तक हाँ ले जाने के लिए। कोई चला रहा है। और एल्गोरिदमिक अप्रोच की बस एक एल्गोरिदम चल रहा है, 2+3=4=5 हो रहा है, और उसके हिसाब से ही जो जो सही लग रहा है वो होता गया, और बाय द मैटर ऑफ चांस ये होता सब कुछ हो गया। ये भी हो सकता है। यस सर हो सकता है ये भी, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कोई जिसने मतलब इस पूरे नेचर को बनाया। देख लो, एक एक बंदा था ब्लेस पास्कल, सुना होगा शायद, मैथ में भी हाँ आता है वो जी बीच बीच में। उसने हाँ दिया था, वेजर दिया था उसने एक, कि द आंसर टू इफ देयर इज अ गॉड और नॉट is to believe that there is, if there is not, no problem, but if there is, thank god you believed in him। मतलब कि भगवान है या नहीं, उसका आंसर है कि मान लो कि भगवान है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो तुम बच गए क्योंकि तुमने मान लिया था। और अब हाँ जो नया मॉडर्न टाइम है उसके हिसाब से अगर इसको थोड़ा चेंज कर लो, तो फिर द आंसर to if there is a god or not is to believe that there is not, मान लो कि नहीं है, but if there is, surprise surprise, if there is not, आपका टाइम भी बच गया और और बाकी चीज़ों से भी बच गए, और अगर हुआ तो सरप्राइज सरप्राइज। तो फिर क्या, दोनों ही आइडियोलॉजी सही है। अपने अपने हिसाब से सर, अपने अपने पर्सपेक्टिव से दोनों ही आइडियोलॉजी सही है। पर अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना सर, मैक्सिमम मुझे लगता है कि भाई उस वाले को फोकस करने की भी है। मान लो ना सर क्या जाता है, मान लो टाइम जाता है ना, टाइम जाता है, ऊपर से कितने तरीके की बेवकूफियां जिसमें मैं आ सकता हूँ कभी भी, मतलब यही क्वेश्चन, यही ना सर, ऐसा गॉड ढूंढो जिसमें आपको इतना फर्क ना हो कि भैया आपको इतना टाइम अब प्रॉब्लम ये है ना, when you open the door the slightest for things to go past without the filter of logic, मतलब कि जब आप अपने मन के दरवाजे खोलते हो ऐसी चीज़ों को अंदर आने के लिए जिसमें लॉजिक का फिल्टर नहीं लगा हुआ है, तो आपको ऐसी चीज़ें बेची जाएगी जो कि बुलशिट है, बेची जा सकती है। तो अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर से सब कुछ कंट्रोल कर रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि उसने मेरे को श्राप दे दिया हो। अगर श्राप दे दिया तो मैं पूजा भी कर ही लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ, तो शिवरात्रि भी मना लेता हूँ, नवरात्रि भी मना लेता हूँ। वैसे अगर मैं इसका एक ओवरऑल आंसर दे दूं ना सर, इसका डेफिनेट आंसर दे दूं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसका डेफिनेट आंसर यही है ना सर, आप ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, इस पे आप खुद छोड़ दो कि भाई हाँ आप इस धर्म में जाते हो, इस पे धर्म, बस उसमें टाइम, बस हरकतें आपको सही रखनी है अपनी, आपको अच्छे कर्म करने, आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, आप बस इस पे चलो ना सर। आप ईश्वर को मानते हो, अगर मान लो कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, ठीक है सर, अगर वो हुआ तो सही है, अगर नहीं हुआ तो सर क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट होना, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं हुआ। बट अगर आप हाँ मतलब नहीं मानते, वही हो गया ना, नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी होनी चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी होनी चाहिए, मतलब फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है। वैसे ये लक वाला सिस्टम बकवास है जो लक है क्या, क्या लगता है आपको, लक है क्या, कुछ तो होगा। लक ऐसा है ना सर, जो जितने भी घटिया लोग हैं सर, जितने भी, उन्होंने मतलब ये बना के रखा हुआ है कि भाई हम लोग को, कुछ लोग को पागल बना के ना सर, बेचारे बोले वाले लोगों को फंसाने के लिए कि भाई हाँ एक लक नाम की चीज होती है। मतलब इसके ना सर, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पूरा 20-30 मतलब 20 घंटे पढ़ता है, और दूसरा बंदा 2 घंटे पढ़ता है, और मतलब टॉपर कौन बनेगा, वो 2 घंटे वाला बनेगा। तो ये लक का घटिया थ्योरी है, लक नाम की चीज नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे ना सर उस चीज के लिए, वो आपको मिलेगी, या वो चाहे वो लक में हो या ना हो। चलो मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से लक क्या है। लक मतलब आप कुछ काम करते हो, आप मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम ठीक ठाक हो गया, आपने पढ़ाई भी ठीक ठाक ही की थी, सबके कंपैरिजन में एग्ज़ाम भी ठीक ठाक ही हो गया, मतलब पास होने की करीब 70% चांसेस है, पर अभी भी 30% चांसेस है कि आप फेल हो जाओ। अब वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका चेक कौन कर रहा है, आपकी उस दिन तबीयत कैसी थी, वगैरह वगैरह जो भी है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है फैक्टर्स, उन सब पे। और उन चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को चाहना कि वो बेस्ट तरीके से हो जाए, और
वो होता है गुड लक। मतलब उसको हाँ। हम बोलते हैं कि ये है लक, कि उसके साथ जो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं थी वो सब परफेक्टली हो गई सब कुछ, तो उसका लक अच्छा था। हम्म। और अगर वो सब खराब से हो गई हम्म। तो लक खराब था। हम्म। और लक को मैनिपुलेट करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? भगवान को। कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं, हाँ। काश काश टीचर का मूड yes, टेस्ट चेक करते हाँ हुए हाँ। अच्छा हो, yes, sir, हाँ काश आज मूड अच्छा होमवर्क हाँ। चेक ना हो। यस सर। हाँ, तो वो लक को मैनिपुलेट करने के लिए फैक्टर हो गया वो। और पर इसी ना सही नहीं ना सर। हम्म जैसे कि सर अब देखता, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने एग्जाम दिया है, अब मैं गॉड से बोल रहा हूँ कि बस मेरा एग्जामिनर का मुंह ठीक हो, अच्छे अच्छे मार्क्स दे दे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वो टीचर वो दे रहा है, और पॉसिबिलिटी वो उसने दे भी दी अच्छे मार्क्स। हम्म अब वही वाला कि भैया वो पेपर चेक कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं खुला हूँ, मुझे मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ हो जाऊंगा पास। तो वो अब उसका मूड अच्छा है और उसने दे दिया, तो सर अब लक डिफाइन थोड़ी है कि नहीं, अब ऐसा मतलब ही होगा, लक का मतलब ये मतलब ये बात है थोड़ी ना, है। अब एक फिल्म मतलब ये चांसेस में है, ये कहीं ऐसा नहीं है आके कि, अब ये ऐसा नहीं है कि या तो होगा या तो नहीं होगा, ये चांसेस में है कि 50% चांस है कि मैं फेल हो जाऊँ, 50 है कि पास हो जाऊँ। पर अगर मैं 5 घंटे आज बैठ के पूजा कर लेता हूँ तो फिर 70% चांस है कि मैं पास हो जाऊँ, बाकी 30 अभी भी है कि मैं फेल हो जाऊँ। मतलब ऐसा हम सोचते हैं, पर हाँ ये सोचते सब हाँ। पर पता नहीं। असलियत ये है कि जितना आपके कंट्रोल में आप उतना ही कर सकते हैं, बाकी बाकी छोड़ दो। सर ये तसल्ली होती है ना सही के सामने मन की कि भाई हाँ बस मैं पूजा कर रहा हूँ, बस आज पेपर चेक होने वाला है, आज रिजल्ट है, बस भगवान बस ये मतलब हमारे अपने को तसल्ली दे दे। जब तक हम इसको तसल्ली देंगे सही है भाई। जो गुड लक होता है सर, मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ, बैड लक नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। और ये बहुत ये अच्छी, क्योंकि जो भी ये हुआ है ना सर वो अच्छे के लिए होता है ना सर। एक्सप्लेन अब करो। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, अब आप मान लो कि आप एक इन्वेंटर है, ठीक है सर। हम्म तो अब आप एक चीज बना रहे हैं, तो अब हो सकता है कि उनमें उसमें से कोई चीज खराब मतलब नहीं काम कर रही, तो आप उसको चेक करेंगे, एक बार हुआ नहीं हुआ, दूसरी बार करेंगे, फिर आप देख रहे हैं कि वो गलत थी, हाँ वो उसमें मैंने वो गलत किया, फिर हम्म आप उसको करेंगे। ऐसा करते 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 मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है वाली बात है सर। गुड लक, अब वो खराब हो गया, अब एक ना एक दिन मतलब कभी हो जाएगा ना सर, वो सक्सेस हो जाएगा। ये तो मेरे को मतलब बकवास बात लगती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम्म। मतलब हाँ, अगर हर चीज़ में अच्छा ढूंढना ही है तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हर चीज़ में, कहीं से भी वही देख वाली सकते बात है हैं। सर, पॉजिटिव थिंकिंग रहो पर सर। पॉजिटिव मतलब थिंकिंग वही भी है सर, जो हर भी हो रहा है जगह, अच्छे के लिए, यही रखो सर हर जगह रह के मेरे हिसाब पॉजिटिव थिंकिंग से भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। कहीं पर से। अगर हाँ प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। हम्म प्रैक्टिकली सोचना भी ज़रूरी है। पर फिर जनरली अगर मेरे हिसाब से तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो सही है। पर अब इतना भी नहीं कि भाई हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आसान आसान है। जिस हिसाब से हम अपने माइंडसेट को रखेंगे ना सर, वैसे ही मतलब जनरली काम होने चाहिए। अगर हम उस पर मतलब हार्ड वर्क अलग बात होगी ना सर। अब मैंने एक माइंड चीज पर सेट हार्ड क्या वर्क है? रखा, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी, तो मैं वो हो जाएगा। मैंने पूरा हार्ड वर्क किया पर मैं नेगेटिव थिंकिंग के साथ चल रहा हूँ, तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस है। अब माइंड सेट क्या है? माइंड सेट जो आपने रखा हुआ है दिमाग में कि भाई मेरा माइंड सेट, अब मैंने एग्जाम में दिया है, मेरा मतलब रिजल्ट है, ठीक है। तो अब मैं सोचा हूँ बस ये गलत हुआ, वो गलत किया मैंने। अब कुछ बच्चे ना सर, आज एग्जाम क्वेश्चन मतलब एग्जाम हो गया हमारा, घर में हम्म आके चेक कर, मैंने कई फ्रेंड्स को देखा है घर में आके चेक करते हैं आंसर्स, मैंने ये सही किया ये सही किया ये सही किया बोलते, फिर खुद के मार्क्स में कैलकुलेट करते क्योंकि ओवरऑल इतना मार्क्स है मेरा। मतलब भाड़ में जाए, जो होगा तो हो गया। अब वो मार्क्स कैलकुलेट करके वो थोड़ी बदल थोड़ी देंगे उसको अगर कम हुआ तो। बस मेरा ये होता है कि बस भाड़ में जाए, हो गया तो हो गया। आप हम्म फर्क बस ये देख लो है ना, कि जो क्वेश्चन नहीं आया उसको फिर से सर्च मारो देख कि लो कौन ना, सा क्वेश्चन नहीं आया। देख लो। एक एक फिल्म सामने चल रही है, दुनिया जो पूरी चल रही है वो आंखों के सामने चल रही है। एक फिल्म दिमाग में चल रही है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कि हम कैसे उसको देखते हैं, और बीच में एक पर्दा है, परसेप्शन। अब इसमें फिट कहाँ होती है ये पॉजिटिव थिंकिंग और माइंडसेट वगैरह? नैरेटिव। हाँ। सामने एक फिल्म चल रही है, दिमाग के अंदर उसका एक वर्जन चल रहा है अपने हिसाब से, और बीच में एक पर्दा है जिससे हम बाहर देख रहे हैं और अंदर कुछ चला रहे हैं। तो फिर इसमें पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ फिट होती है कि उस पर्दे को अच्छा बना लो, या फिर किसी अच्छे रंग का कर दो, या फिर क्या करो? क्या है क्या ये माइंडसेट और पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये होगा ना सर कि भाई अब जो भी हो रहा है उस फिल्म में ना सर, हम्म
जैसे कि अब वो विलन जैसे अब वो हो गया था कि भाई जब सीता को हरण करके ले जाया था रावण, तो अब कोई पहली बार देख रहा है वो ऐसा सोचेगा बस एक बार मतलब बच जाएगी, जब जटायु लड़ता है तो बस एक बार जटायु रावण को मार दे या फिर राम देख ले सीता को हरण करते हुए, ये होगी पॉजिटिव। ठीक है सर, तो क्या होता है मन को अपनी तसल्ली दे रहे कि भाई हाँ ऐसा हो जाएगा। पर अगर मैं नेगेटिव थिंग साथ ले चलूं कि भगवान बस अब ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा होगा करके, तो इससे मतलब सर जो हमारा जो सोचे ना सर वो है ना सर कैपेबिलिटीज, वो भी खत्म होती जाती है। खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग अलग तरीके से लो होता है। मेरे हिसाब से जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना चाहिए। मेरे हिसाब से फिजिकल पॉजिटिव। मेरे हिसाब से ऐसा है ना, देख लो सामने कोई फिल्म चल रही है, अब आप उसमें आपके दिमाग में पहले से ही फिल्टर आपका पहले से ही बना हुआ है, आपको वो एग्जैक्टली वो फिल्म नहीं दिखने वाली, आपको अपना एक वर्जन दिखेगा उसका, आपके पहले से ही काफ़ी बायसेस है। फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, आप कुछ और बायसेस डालते हो ताकि वो फिल्म थोड़ी और अच्छी हो जाए। अब और बायसेस काहे को डालने हैं, उससे बढ़िया जो पहले से बायसेस है उनको साफ कर लो, ताकि जितना सिमिलर वर्जन आप सामने की पिक्चर का देख पाओ उतना देख लो। हाँ, मतलब देख मन को लो, तसल्ली करने वाली बात होगी ना सर। इट्स टू हार्ड टू सरेंडर टू द रैंडमनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। हाँ हाँ सही है। मन को तसल्ली और तसल्ली देने के लिए फिर पॉजिटिव थिंकिंग सही है। हम्म, बाकी सर ऐसा नहीं सर प्रैक्टिकल थिंकिंग, अब मैं अपने 2 साल पहले अगर आप में से ये क्वेश्चन पूछते ना सर, मैं बोलता कि पॉजिटिव थिंकिंग बेकार है, अब 2 साल पहले की बात। बट अब धीरे धीरे अब लग रहा है कि भाई हाँ पॉजिटिव थिंकिंग से कॉन्फिडेंस रहता है। अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग रखूं डिप्रेशन में जाएंगे, चांसेस है ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये संदीप सर, आप बड़ा नाम लेते हैं उनका, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? सर उनकी सर जो आइडियोलॉजी ना सर वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जितना भी सर मेरे जो आइडिया से सर उन्हें मतलब उन्हीं को देखने के बाद चेंज हुए। बाकी जितने भी थे पहले जो दो 3 साल पहले जो भी था चेंज हो गए, और अब जो सर जो लाइफ लगती है ना सच में मतलब लेक्चर सुनने के बाद आसान है, यही मेन फिलॉसफी है उनकी, आसान है। उसके बारे में क्या लगता है आपको? देख लो, एक फिलॉसफी तो ये है कि आप सोच रहे हो कि सब आसान है तो मैं जो भी करूँगा वो आसान ही होगा आगे जाके, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा हो गया पिक योर वेराइटी ऑफ पेन सो दैट यू कैन गेट योर वेराइटी ऑफ चेंज। मतलब कि मेरे को पता है कि सब मुश्किल होने वाला है, पर मुश्किल लेना ज़रूरी है, चेंज अगर चाहिए हमको, चेंज वैसे भी होगा ही होगा और पेन भी उसके साथ आएगा ही आएगा। अब रुक के अभी मज़े करके बाद में जब चेंज होगा तब रोने से बढ़िया अपने वैरायटी के पेन ले लो ना, ताकि अपने वैरायटी के चेंज मिले। और दूसरी वैरायटी होगी कि सब आसान है वगैरह वगैरह। क्या लगता है आपको? सर ये जो आप बोल रहे हैं सर, संदीप सर ने ऐसा बोला था कि सब आसान है, सर ये थॉट सर अपन आधा बोला है। संदीप सर ने ऐसा बोला था कि अगर हमारा जो माइंड सेट है ना, आप रहो कि सब कुछ आसान है तो आपको सब कुछ आसान दिखेगा। आप अगर अपने माइंड सेट को रखो कि सब मुश्किल है तो आपको सब कुछ मुश्किल दिखेगा। सर यही है। सो आप जो बोल रहे हैं हाँ, अब वही उसका ऑपोजिट है ना, कि मेरे को पता है सब मुश्किल है, पर मेरे को ये भी पता है कि मुश्किल लेना ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। अब ये नहीं, मैं ये अपने आप को स्टोरी नहीं सुना रहा कि सब आसान ही होगा, ये भी आसान है वो भी आसान है, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। मुश्किल है में रखना कि भाई हाँ सर माइंड सेट मतलब ऐसा नहीं बिगाड़ना कि कॉन्फिडेंस उसी टाइम गिर जैसे वही बोलो ना सर पॉजिटिव थिंकिंग। संदीप सर यही बोलते सर पॉजिटिव थिंकिंग को हटने मत दो, पर ये भी बोलते सर कि प्रैक्टिकल। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गधे बन जाओ उस पॉजिटिव थिंकिंग के पीछे कि भाई मैंने घटिया किया था पेपर और सोच भी मैं टॉपर बनूंगा। अब ऐसी घटिया थिंकिंग नहीं है। सर ने ये बीच में से एक्सेप्शंस भी देते, सर बोलते प्रैक्टिकल थिंकिंग पे भी जाना है हमारे को। पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि भाई इतना भी नहीं कि कॉन्फिडेंस उसी टाइम गिर जाए, और फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिकली सोचो कि भाई क्या क्या हुआ था। ये था सर उसमें कि भाई सर बोलते अगर आप मान लो कोई मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मतलब इंजीनियरिंग उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो अब मतलब सबको पता है कि अब पहले से ही डर बैठा है कि हाँ टफ है एग्जाम टफ है, तो बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है, वो बंदा इतना पढ़ता है, होता है कई बार देखिए वो नहीं निकाल पाता है कई बार, फिर वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। संदीप सर बोलते तुम सिंपल ही सोना, इतना टफ क्यों ले रहे जिंदगी को। और सोनू शर्मा सर भी है, उन्होंने बोले मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो
जिंदगी के साइन है, जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स रहेगी, तो हमारे को इनको फेस करना पड़ता है। और अब अगर आप इसको ऐसा सोच के फेस करो कि भाई ये बर्डन है मेरे ऊपर, बस अब मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं बस कैसे कैसे करके कर दूं, और आपने हटा दिया। उसी तरफ दूसरा पर्सन है जो बस अब इसको ऐसे ले रहा कि बना ये जिंदगी के ये मतलब साइन है, ये होगा ही होगा, चाहे हम नहीं करें तो मेरे को करना ही पड़ेगा। और वो इसको इजीली मतलब हैंडल करना मतलब एक तरीका नहीं है सर। पर ये तो अपने आप को झूठ बोलना हो गया ना, हाँ सर, वही है क्योंकि सर, वही वाली बात, ऑल इज वेल मतलब वही सर उस फिल्म में भी था, क्या था सर वो थ्री इडियट्स वाली में, मतलब अपने मन को बुद्धू बना दो कि भाई हाँ सब कुछ सही हो रहा है, बाकी चाहे जो भी हो रहा हो बस बता दो अपने दिल को, क्योंकि सर ये मान जाए वही तो सर ना जो हम दिमाग को बोलते हो वही करता है। पर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ऐसा सच बोलो कि बाद में अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत पड़े ही ना। मतलब दूसरा ये भी है कि क्वेश्चन बोला सर से। मतलब ये तो एक तरीके से अपने आप को बेवकूफ़ बनाना हो गया ना। दूसरा तरीका ये भी है कि अपने आप को ऐसा सच बोलो कि बाद में अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो फिर भी सर इजीली हैंडल करना किसी चीज को, मैं सर इसको समझू कि आसान है, ये इतना भी टफ नहीं है कि भाई हमारे को मतलब इतना डिप्रेशन में जाना पड़ जाए। इजीली हैंडल करना है तो मतलब ये एक सक्सेस मंदिर के नाम से दिया था भाई, मतलब जैसा हम अपने दिमाग को बोलेंगे वो वैसे ही करेगा। अच्छा। जो सही ना सर जो आप बोले थे स्टार्टिंग में कि भाई अगर सर सिर्फ ऐसा बोलते कि भाई जिंदगी जो भी है ना सर आसान नहीं, तब ये गलत होता। पर सर ने उसके साथ ये बोला था कि अपने दिमाग को आप अगर आसान सोचो ये आसान हो रहा है तो वो आसान ही हो जाएगा, आप सोचो ये मुश्किल है तो ये मुश्किल ही रहेगा। सर का मतलब ये था कंप्लीट सेंटेंस। मैं तो बोलता जो हूँ पॉजिटिव मैं तो थिंकिंग पे भी बोलता हूँ फोकस इतना करता है। सोचना ही क्यों है, करके देख लो, जल्दी काम निपट जाएगा। पता भी चल जाएगा मुश्किल था कि आसान था, जो भी था खत्म हो गया। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। खत्म हो गया। और मेरे हिसाब से जब इजीली हम हैंडल करना जितना हम सर। अपने आप को झूठ सर वही बोलते क्या हैं। है सर वही करते हैं ना सर, मतलब डिप्रेशन में जाओ ही मत, इतने बार मतलब इंटरेस्ट नहीं निकल रहा है, मतलब फोकस करना, पढ़ाई कर रहा है बच्चा, बस पेपर कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। कई बार मूवी सब रियल में हम अपनी असली जिंदगी में देखते हैं, कईयों को देखा है जो इतना बर्डन लेते कि भाई हाँ नहीं नहीं नहीं, पर अब इसके अलावा कुछ ही लोग होते सर जितने भी अब जो सेशंस लेते हैं संदीप सर के, तो अब वो अब उनके मन में होता कि हाँ, क्योंकि अगर सर वही वाली बात ना मैथ जो मतलब जो पेपर आता है ना सर, सीधा एग्जांपल दूं तो स्टार्टिंग में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं अगर वो टफ हो गए तो अब कॉन्फिडेंस उसी से गिर गया ना, हमने मन में एक साइड तो है कि अपने आप को झूठ बोलकर, अगर अब झूठ बोलकर लाइफ बढ़िया हो रही है तो बोल दो, और दूसरी है कि सच बोल दो, अगर थोड़ा नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं। हाँ सच बोल दो। अब ये जो आसान है ये उसी कैटेगरी में आ जाता है कि अगर फ़ायदा हो रहा है झूठ बोल के तो बोल दो। फायदा हो रहा है तो बोल दो। हाँ सर। पर इसके साथ भी प्रॉब्लम है। कैसे? देख लो, अब वही बताया ना, दो तरीके हैं। या तो किसी चीज़ में एक फ़िल्टर के ऊपर दूसरा फ़िल्टर लगा लो ताकि पहला फ़िल्टर थोड़ा सुधर जाए, और या तो पहला फ़िल्टर ही साफ़ करो ताकि जो चीज़ सामने हो अच्छे से दिखे। सर अब एक साफ देख ले जाए ना सर, अगर किसी चीज को अगर अब मैं मान लूं कि ये वाली भाई कोई मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है सर, एंट्रांस, अब मैं इसको ये लेके चलूं कि ये बहुत टफ है, ठीक है सर, तो अब मैं इसको मतलब डिप्रेशन ये कंफर्म है सर, मान दें सर डिप्रेशन में जाऊंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कंफर्म बात है कि होएगा ही। वही बोला ना सर, संदीप सर ने वही बोला है, आप अपने माइंडसेट को रखो, कुछ नहीं है, जिंदगी आसान है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि प्रॉब्लम्स कभी जिंदगी में ना आए, सोनू शर्मा सर ने वही बोला है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में ना आए हो। सर यही है, मतलब ये लेके चलो कि भाई जिंदगी आसान है और प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी और हमें इन्हें फेस करना ही पड़ेगा, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर जिंदगी आसान कैसे है? अगर आप माइंडसेट ये तो फिर डबल, ये तो फिर ऐसे हो गया ना, प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर जिंदगी आसान कैसे? प्रॉब्लम्स आएगी ना सर, उनको ओवरटेक करना है बस, तो फिर आसान है। इसमें आसान क्या है? आसान है सर, हम ऐसा नहीं बोल, सर ऐसा नहीं कि आसान है सर, अब सर ने बोला कि माइंडसेट को ऐसा रखो कि भाई
सब कुछ आसान है, ये होगा ही होगा। मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, इनको बस हमें और करना ही पड़ेगा, टैकल तो करना ही पड़ेगा ना सर। अगर हम टैकल नहीं कर पाए तो बस सक्सेस मिलेंगे नहीं हम कभी भी। तो फिर इसमें आसान होया ये कहाँ से बीच में घुस जाता है? माइंडसेट को सही रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। चलो चलो इस टॉपिक पर हम देखते कभी, या तो आगे बात करेंगे ऑफ करके। अब 1 घंटा 20 मिनट हो गया, अब कोई और टॉपिक पे जाते हैं। है कोई आपके पास और सोचा आपने कुछ बीच में किसी चीज़ के बारे में पूछना हो या फिर कुछ भी? एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ठीक नहीं है? एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्या लगता है आपको इसके बारे में? एजुकेशन सिस्टम मतलब किस टाइप की, सही है कि गलत है, मतलब किस? हाँ वही बता दो, सही गलत क्या है, क्या सही है क्या गलत है। सर मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा जाए ना सर, अगर कि भाई मतलब कैसा है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इन स्टूडेंट से पूछा जाए तो हर बच्चा मतलब ऐसे ही बोलेगा कि भाई ऐसे ये रटने का है, ठीक है। तो बट मतलब प्रॉब्लम इसमें ये है ना सर कि भाई अब हम मन में ऐसा रखे भाई हाँ ये घटिया है एजुकेशन सिस्टम, सर हम लोग फ्यूचर में क्या कर पाएंगे बात है। तो अब हम मन में अगर ऐसा रख के चले, मन में क्या सर, अब सच यही है, जितने भी IAS है IPS है, जितने भी सक्सेस पर्सन है ना सर इंडिया के, सब इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए। ऐसा तो नहीं सर उनके लिए पूरा पूरा अमेरिका गए, फिर उधर से पढ़ाई की, फिर इधर है, वो भी इधर ही पढ़ के गए और उधर हमारे अपनी लाइफ में सक्सेस हुई। उनके पास भी यही एजुकेशन सिस्टम था, हमारे पास भी यही है। पर बच्चों ने ये कर दिया कि भाई हाँ मतलब बच्चे खुद को सेटिस्फाई करे, सेल्फ सेटिस्फाई करे, भाई हाँ हमारे को पढ़ना नहीं है तो हम ऐसा बोले कि ये रटने का काम है, रटने का काम हो रहा है। जो मैं मानता हूँ कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है सर वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, अगर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाए तो ये मतलब और थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो जाए तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो मतलब बेटर है बहुत ज्यादा, और अगर ये ढंग से लागू हुई तो मतलब बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। जो मैंने पहला पॉडकास्ट किया था उसमें यही था कि उसमें भी एक यूट्यूबर को बुलाया था कि आजकल काफ़ी चलता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। फिर मेरा पॉइंट उधर यही था कि पता है सबको घटिया है, और ये भी पता है कि बिना पढ़े भी कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनियर सारे ज़्यादातर कॉलेज ड्रॉप आउट ही है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी धज्जियाँ उड़ी हुई है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो 12 साल में आप 12-16 जितने भी साल आप इस सिस्टम में बिताओगे उनको पैक करके डस्टबिन में फेंक दो। जितना इससे बढ़िया निकाल सकते हो उतना निकाल दो, बाकी फेंक दो। हाँ सर, अब बहुत अच्छी थॉट्स है ना सर, आप वही बोल रहा हूँ सर मैं। अब कई वीडियो आप सर्च मारो ना आप सर यूट्यूब में, कई लोग बोलेंगे कि भाई एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ये नहीं है सो नहीं है। सर मानता हूँ ना सर कि नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, मानते हैं। पर सर अब जरूरी थोड़ी है अब हम इसी को ही लेके पकड़ जाए कि भाई ना जब तक तुम लोग सिस्टम ठीक नहीं करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। और किसी चीज़ के बारे में बात करनी है कि अब इस रिकॉर्डिंग बंद करके बात करें? आप देख लो सर। मेरे टॉपिक तो ख़त्म ही हो गया वैसे लगभग। आप कुछ है क्वेश्चन? कैसा लगा आपको आज बात करके, यही बता दो लास्ट में। अच्छा है सर, आइडियाज तो सर वैसी छुट्टियां आपकी बहुत हो रहे, आइडियाज पर आपके थॉट्स बहुत अच्छे, चलो अच्छे थॉट्स। चलो बढ़िया, देखते हैं कभी और भी करेंगे थोड़े टाइम के बाद। चलो फिर ख़त्म करते हैं।